एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स जो है एक बहुत ज़्यादा प्यारा चैप्टर है। ये आया है बायोलॉजी का है, बिल्कुल बायोलॉजी का चैप्टर है ये। बट वहाँ पे जो चीज़ें हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अलग प्रोस्पेक्टिव में है। यहाँ हम इसे केमिस्ट्री की तरह देखेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री की तरह बिल्कुल देखेंगे। यहाँ पे जो उसके रिएक्शंस हैं वो हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स से कि बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स? तो बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि नाम ही इसमें है, बायो इज फॉर लाइफ और मॉलिक्यूल्स यानी कि आप जानते हैं कि एक एक एटम जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे जो लाइफ है हमारी, लाइफ इन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो है हमारी है बेसिकली, है ना। तो हम इस बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ते क्यों हैं, इनकी हमें क्या ज़रूरत है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इनको। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं, हम कह सकते हैं केमिकल स्पीशीज़ हैं, जो कि हमारे जो बेसिस ऑफ लाइफ है, छोटी से छोटी चीज़ें जैसे कि आप जानते हैं वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए जैसे, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें बनी कैसे हैं, ये बनी है बायोमॉलिक्यूल से। ठीक है, तो यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि ये कितनी छोटी से छोटी चीज़ में हमारे जो लाइफ की चीज़ें हैं इनमें ये है बायोमॉलिक्यूल, है ना। तो इन सब चीज़ों को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके अंडर आ जाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं वो आ जाते हैं, वाइटामिन आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में आप जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में आरएनए, डीएनए ये हमारे पास आ जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनकी हमें कितनी ज़रूरत है आप जानते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, प्रोटीन्स जो हैं, वाइटामिन, या इनके बिना आपकी लाइफ पॉसिबल है नहीं है, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाते हैं हमारे लाइफ के बेसिस ऑफ लाइफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन में एक चीज़, वो है कि ये जो होते हैं हमारा बेसिस ऑफ लाइफ बनाते हैं, है ना। बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बायोमॉलिक्यूल्स छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के ये हमारा जो लाइफ है उसको बनाते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिल्कुल आपको सिंपली इसका स्ट्रक्चर, आपको किसी भी बायोमॉलिक्यूल का सिंपल सा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। दीज आर कॉम्प्लेक्स लाइफलेस केमिकल स्पीशीज विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में आप लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सब बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या जाते हैं, फिर हम देखेंगे प्रोटीन्स, फिर प्रोटीन के अंदर क्या क्या आता है ना, वाइटामिन में क्या आता है ना। ये सब चीज़ें जो हम देखने वाले हैं, अभी न्यूक्लिक एसिड भी आएगा, उसमें भी हम डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज कार्बोहाइड्रेट्स से। कार्बोहाइड्रेट के अंदर की चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सबसे पहले सैकेराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, सैकेराइड्स आप जानते हैं कि सैकेराइड्स हम उन शुगरी चीज़ों को बोलते हैं, शुगर जिनमें होती है सैकेराइड्स उन्हें हम कहते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे कौन, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन भी होंगे, है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आप जैसे कि जानते हैं कि अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए तो कौन सा आपके पास फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, दो बनते हैं मेनली जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो अल्डिहाइडिक होता है, एक होता है कीटोनिक ग्रुप, है ना। कीटोन और अल्डिहाइडिक ग्रुप मिल करके हम जानते हैं कि कीटोन और अल्डिहाइड कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आप जानते हैं ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि जिनमें कायरल कार्बन हो, है ना। कायरल कार्बन हो से हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन हो उसे हम क्या बोलते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है ना, जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। आप जानते हैं ये सब क्या होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स। तो आप जानते ही हैं क्योंकि वो एक चेन में नहीं होंगे, चेन फॉर्म में होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स चेन फॉर्म में होंगे, बहुत सारे आपके पास हाइड्रोक्सी उसमें होंगे, है ना, अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें मिलता क्या है, बेसिकली हमें मिलता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स, यानी कि जिसमें बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे, है ना, और क्या होंगे, अल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है या फिर हमें कीटोनिक ग्रुप मिलेगा। कब, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, उसको हम ब्रेक करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेसिकली क्या है, अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बन, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को कभी भी डिनोट करते हैं तो C-H से भी कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन होता है मोनोसैकेराइड्स,
फिर आ जाते हैं हमारे पास डाइसैकेराइड्स या फिर उसे हम ऑलिगोसैकेराइड्स भी बोलते हैं, और फिर हमारे पास आती है थर्ड कैटेगरी विच इज़ पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, आपने सुने होंगे इन सबके नाम, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। सैकेराइड्स यानी कि शुगर की कोई चेन, ऐसे हम सिंपली बोल सकते हैं। सैकेराइड्स यानी कि सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि अभी हमने बिल्कुल पढ़ा हुआ है, अगर कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो आपके पास अगर मोनो यानी कि सिंगल रहेगा, सिंगल कार्बोहाइड्रेट उसमें रहेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड्स कहेंगे। यानी कि अगर जब आपके पास सिंगल एक आपके पास मोनोसैकेराइड है, क्या उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, है ना, फर्दर हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, जबकि वो खुद ही एक सिंपल मॉलिक्यूल में है, अभी सिंपल एक कार्बोहाइड्रेट है, उसका सिंपल हम और बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करके उसको हम सिंपल मॉलिक्यूल्स में नहीं बना सकते, क्योंकि वो मोनोसैकेराइड होती है, वो खुद ही एक यूनिट है ना, वो खुद ही एक यूनिट है, उसको भी हम फर्दर कितना उसको भी तोड़ सकते हैं। तो दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज टू गिव सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं। मोनोसैकेराइड जो एक लास्ट स्टेज है ना, कह सकते हैं एक छोटी सी यूनिट है, इसका हम इसे नहीं तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले इनका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, ताकि आप खुद ही इसका क्या बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जनरल फॉर्मूला है इसका CH2O का होल n। तो अगर आप n की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, n वो भी लेकर के 3 से लेकर के 7 तक, अगर आपके पास n की वैल्यू 3 से लेकर के 7 तक है, तो ये सारे के सारे आते हैं मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में। एग्जाम्पल के लिए आप जानते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये एग्जाम्पल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ग्लूकोज का एग्जाम्पल आप जानते हैं। उसी तरह हमारे पास होता है फ्रक्टोज, इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऐसे हमारे पास बहुत सारे जो हैं ये मोनोसैकेराइड्स बन जाते हैं। तो मेनली आपको रखना क्या है याद, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में यही फ़र्क है कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है इनका फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम रहता है, बट यहाँ पे जो ग्रुप होता है ग्लूकोज में वो हमारे पास होता है अल्डिहाइडिक ग्रुप, बट यहाँ पे जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है इसमें कीटोनिक ग्रुप आता है। अभी हम आगे इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में आप डिफरेंस देखेंगे कि वहाँ पर हमारे पास अल्डिहाइडिक ग्रुप आता है ग्लूकोज के केस में, बट फ्रक्टोज के केस में कीटोनिक ग्रुप आता है ना। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये खुद ही एक सिंपल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास आता है ऑलिगोसैकेराइड, जिसे आप डाइसैकेराइड भी कह सकते हैं। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स में ये वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें आपके पास 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड्स आ जाते हैं। जब अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दे तो 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड्स हमारे पास मिल जाते हैं। अगर हम इसको तोड़ दे तो एक कोई भी ऑलिगोसैकेराइड है ना, उसको अगर हम हाइड्रोलाइज कर देते तो हमें 2 से लेकर के 10 तक और मोनोसैकेराइड्स उसमें मिल सकते हैं अगर हम उसे तोड़े तो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप जानते हैं ये बिल्कुल डाइसैकेराइड की तरह ही है बिल्कुल। जनरल फार्मूला देख लीजिए इसका। जनरल फार्मूला यहाँ पर हमारे पास है C12H22O11। ठीक, C12H22O11, ये फॉर्मूले किसके हैं, माल्टोज, और माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सब डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो ये देखिए आप, ये ओलिगोसैकेराइड्स भी हम इसे बोलते हैं और डाइसैकेराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, अभी इनके भी हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली बनते कैसे हैं। ग्लूकोज से, ग्लूकोज फ्रक्टोज से, है ना, ये इन्हीं सब चीज़ों से बनते हैं। तो ये देखिए आप, जो अगर हम माल्टोज का एग्जाम्पल ले लें तो, है ना, माल्टोज का एग्जाम्पल ले लें तो माल्टोज होता है, वो माल्टोज बनता है दो, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना, तो ये जो होता है माल्टोज 2 ग्लूकोज दे देता है। 2 ग्लूकोज यानी कि मोनोसैकेराइड, है ना, उसने मोनोसैकेराइड दिया है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास 2 या 10 तक मोनोसैकेराइड अगर हाइड्रोलिसिस करने के बाद आ रहे हैं तो वो एक ओलिगोसैकेराइड होगा। उसी तरह अगर सुक्रोज देखें, सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ये क्या है, दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड है, तो हमें 2 मोनोसैकेराइड यहाँ पे से भी मिल गए, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। उसी तरह लैक्टोज भी है हमारे पास। लैक्टोज जो होता है जब उसका हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ये भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज, फॉर्मूले इनके भले ही सेम रहते हैं, बट ग्लूकोज और गैलेक्टोज इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस रहते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है जब लैक्टोज का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना। तो यहाँ पर चीज़ें हैं, यही समझना है आपको कि अगर 2 कोई मिल करके 2 मोनोसैकेराइड मिल जाएं तो वो डाइसैकेराइड बनाते हैं। उसी तरह ओलिगोसैकेराइड भी वही है कि जहाँ आपके पास 2 से ज़्यादा आपके पास मोनोसैकेराइड मिल जाएं तो वो एक ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। तो दोनों बात आप वाइस वर्सा आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स।
पॉलीसेकेराइड्स जो हैं आपके पास बहुत सारे सेकेराइड्स को मिला करके बन रहा होगा। यहाँ पे 2-10 नहीं होंगे, यहाँ पे बहुत सारे होंगे। एक बहुत बड़ी चेन होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, एक बहुत बड़ी चेन होगी जिसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स जो होंगे मिल करके आपके पास क्या बना रहे होंगे, पॉलीसेकेराइड बना रहे होंगे। जैसे कि आप समझ रहे हैं नाम में ही सब कुछ है। सेकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे बेसिकली मोनोसेकेराइड वाले होंगे, वो बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिल करके क्या बनाएंगे, पॉलीसेकेराइड। 2 या 10 नहीं बनाएंगे, यहाँ बहुत होंगे, बहुत सारे बड़ी क्वांटिटी में होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, बहुत सारे आपके पास पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर हम पॉलीसेकेराइड को तोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बनेंगे, बहुत सारे मोनोसेकेराइड बन जाएंगे। दोनों एक ही बात है। अगर हम कह रहे हैं कि पॉलीसेकेराइड को तोड़ेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर ऐड कराएंगे, तो टूट करके मोनोसेकेराइड्स में बहुत सारे मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा। और अगर हम कह रहे हैं कि वही मोनोसेकेराइड को अगर हम जोड़ दें तो एक पॉलीसेकेराइड बन रहा है, तो एक ही तो बात है ना। तो आप दोनों ही वे में कह सकते हैं इस बात को कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स जोड़ करके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड होता है, इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मोनोसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास इसके जो एग्जांपल हैं वो आप पहले से इनसे फैमिलियर हैं। इसका सबसे पहले हम जनरल फार्मूला देखेंगे। जनरल फार्मूला इसका क्या है, जनरल फार्मूला में आपके पास फॉर्मूले इसके बहुत बड़े आते हैं, C6H10O5 और ये हो गया N। तो यहाँ पर जो है आपके पास पॉलीसेकेराइड के केस में N की वैल्यू जो होती है बहुत जो है 10-20 ऐसे नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है। N इज इक्वल्स टू 100, ऐसे 100 से लेकर के 3000 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है ना। तो पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं 100 से लेकर के 3000, अगर आप यहीं पे अगर आप N की वैल्यू पुट कर दें तो उसमें कार्बन ही कितने होंगे, 600 हो जाएंगे। खुद ही आप सोचिए कितना बड़ा वो एक कंपाउंड होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल आपके पास हैं, आप इसे लिख सकते हैं। सेल्यूलोज, सुना होगा आपने, सेल्यूलोज जो होती है प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज का होता है। वहाँ पे सेल्यूलोज जो होता है आप जानते हैं कितना ज़्यादा टफ मटेरियल होता है। क्यों होता है, बिकॉज वो बना ही इतनी सारी चेन से, ऐसे इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है ना। आप जानते हैं इस बात को। इसके लिए स्पेशल एंजाइम्स होते हैं हमारे जो रुमिनेंट्स होते हैं उनमें, तब जा करके वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो सेल्यूलोज जो होता है इतना आसानी से उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। पॉलीसेकेराइड है वो, इतनी बड़ी उसकी चेन है। सेल्यूलोज हो गया, उसी तरह स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, आप लिख लीजिए इनको, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। तो इन सब के ये जो है एग्जाम्पल किसके, पॉलीसेकेराइड के। तो अगर आपसे अब कोई पूछ ले, ठीक है, रैंडमली कोई आपसे पूछ ले कि आप बताइए कि सेल्यूलोज जो होता है क्या होता है, आप कहेंगे एक पॉलीसेकेराइड है वो, है ना। अगर आपसे कोई रैंडमली पूछ ले माल्टोज सुक्रोज क्या होते हैं, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे वो डाइसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज है आपके पास मोनोसेकेराइड्स है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, रटनी नहीं है, बिल्कुल भी समझनी है। मैंने आपको समझाया है कि जो सिंपलर फॉर्म में और सिंपलर फॉर्म में ना टूट सके, यानी कि वो खुद ही एक सिंपलर फॉर्म है, यानी कि जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज यानी कि मोनोसेकेराइड्स। और अगर आपको बोलेंगे हम माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज, तो आप जानते हैं कि माल्टोज खुद ग्लूकोज से मिलकर के बन रखा है ना। उसका अगर हम तोड़ेंगे तो वो क्या बनाएगा, अगर हम किसी भी ओलिगोसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड को तोड़ते हैं तो 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइड दे देगा ऑन हाइड्रोलिसिस। पॉलीसेकेराइड में क्या है, पॉलीसेकेराइड बहुत सारे मोनोसेकेराइड से बना हुआ है कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड को तोड़ेंगे तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपके पास ऑन हाइड्रोलिसिस निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है पॉलीसेकेराइड में। N की वैल्यू 100 से लेकर 3000 तक है, बहुत बड़ी चेन होती है, ये बहुत आसानी से नहीं टूटते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, जब नेक्स्ट हमारे पास है शुगर और नॉन शुगर, उसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही आएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर रहे हैं, बट आप टॉपिक की तरह भी ले सकते हैं इसे। डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल शुगर एंड नॉन शुगर। तो शुगर आप जानते हैं कि शुगर क्या होती है, बेसिकली शुगर जिनका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, वाटर में सॉल्युबल होती हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होती है। जैसे एक शुगर होती है ना, वैसे उसको आप डिफाइन करते चले आना, आप शुगर की डेफिनेशन बिल्कुल सही दे जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और उसके बाद आपने देखी होगी, जैसे चीनी का आपने दाना देखा होगा, तो चीनी का दाना कैसा होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्या वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है बिल्कुल। और उसके बाद अगर आपने उसका टेस्ट किया होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट होता है। तो वही डेफिनेशन आप बिल्कुल लिख देंगे यहाँ पे शुगर की, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच आर क्रिस्टलाइन सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। एग्जाम्पल में आपके पास जो भी सारे के सारे मोनोसेकेराइड आ गए, डाइसेकेराइड आ गए, ये सब के सब जो होते हैं टेस्ट में मीठे होते हैं, है ना। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज
ये सब जो है आपके पास जो भी मीठी चीज़ें होती हैं उन सब में आपको मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड आराम से दिख जाएगा। तो अगर आप स्वीट्स में देख लीजिए तो फ्रक्टोज, जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा, फ्रक्टोज क्या है, हमारे पास मोनोसेकेराइड होता है। फ्रक्टोज जो होता है स्वीटेस्ट शुगर होता है। अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल वाले में फ्रक्टोज जो होता है सबसे ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना, ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड हैं, शुगर हैं ये सब के सब बेसिकली, ठीक है। और अब हम देखेंगे नॉन शुगर्स। नॉन शुगर्स क्या होंगी, वही जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब उल्टी शो करेगा। वो शुगर जो नॉन शुगर होगा वो कैसा होगा, टेस्टलेस होगा, है ना, इनसॉल्युबल होगा वाटर में, और क्या होगा, वो क्रिस्टलाइन था, ये क्या होगा, अमॉर्फस होगा। कार्बोहाइड्रेट ये भी होगा, बिकॉज शुगर्स जो होती हैं नॉन शुगर या फिर शुगर है कार्बोहाइड्रेट, तो वो हो गई। दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर अमॉर्फस, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्टलेस। तो सारे के सारे जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड हैं, अगर आप वो देखेंगे, स्टार्च, जो आपके पास स्टार्च है, सेल्यूलोस है ना, तो ये सब के सब क्या है, बेसिकली सबके सब आपके पास ये टेस्टलेस होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो उनका मटेरियल ही कुछ ऐसा बना होता है कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और इमॉर्फस होते हैं, क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड आएंगे तो आप उनका फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो C6H10O5N, और N की वैल्यू 100 से लेकर के 3000 इतनी ज़्यादा होती है। ये आपको मैं रिवाइज कराने के लिए भी बता रही हूँ यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आता है कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती है। डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो अब हम देखेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर्स जो कि अच्छे से रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन हो जाए जिनका, नॉन रिड्यूसिंग जिनका रिडक्शन ना हो। मेन यहाँ पे बात होती है कि रिडक्शन किससे, कौन है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो रिडक्शन हमने देखा है, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स हमने पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक में, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन। तो अगर टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन इन शुगर्स को रिड्यूस कर देते हैं, इन शुगर्स को, जिन भी शुगर्स को वो रिड्यूस कर देते हैं, तो उन सारी शुगर्स को हम बोल देंगे रिड्यूसिंग शुगर्स, अगर वो रिड्यूस हो जाते हैं बाय फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। शुगर्स विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। एग्जाम्पल में मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड जो है आपके पास, ये सारे के सारे टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन से रिड्यूस हो जाते हैं। एक्सेप्ट है यहाँ पे, एक्सेप्शन है एक डाइसेकेराइड का, डाइसेकेराइड में आ जाता है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर्स में नहीं आता है, जबकि ये डाइसेकेराइड होता है, ठीक है। इसका रीज़न हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में अगर हम पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे ना इन सब का, तो स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे कि जो सुक्रोज होता है ये क्यों नहीं आता है रिड्यूसिंग शुगर्स में, क्यों नहीं, हम जो हमारे पास टॉलेंस है और फेलिंग सोल्यूशन है ये क्यों नहीं रिड्यूस कर पाता है सुक्रोज को, ठीक है। अब जैसे हमारे पास रिड्यूसिंग है उसी तरह नॉन रिड्यूसिंग भी है, जो कि रिड्यूस ना हो पाए फेलिंग्स और जो हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट है उससे। शुगर्स विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। एग्जाम्पल में अब बचे क्या है हमारे पास, पॉलीसेकेराइड्स, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इसके एग्जाम्पल्स में क्या लिखेंगे आप, एग्जाम्पल में आप सुक्रोज लिख लेंगे सबसे पहला, तो क्योंकि वो एक्सेप्शन था वहाँ पर, बट यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बन जाता है, और कोई भी पॉलीसेकेराइड आप लिख सकते हैं यहाँ पर, वो सब के सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। आज हमने बेसिक चीज़ें देखी थी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स देखे। अब कार्बोहाइड्रेट में जो हमारे पास आ जाते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब इनको हम क्या करेंगे, और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। इनके जो एक आपके पास एक जो है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, उसको हम और डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। मोनोसेकेराइड के अंदर, डाइसेकेराइड के अंदर हम उसकी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।